नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है दिल से बंधी एक डोर और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले कि पूरी कहानी पढ़िए, फिर ही पूरी कहानी पढ़ने के बाद इस पार्ट में मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, 8वां पार्ट शुरू करते हैं। आपको यदि कहानी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और उस प्लेलिस्ट में सारी कहानियों के सारे पार्ट हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। अखिल प्रज्ञा के बेड से उठ गया। अखिल ने टेबल पर रखे एक पैकेट को उठाकर प्रज्ञा को दिया। किसी को भेजता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें तैयार होने में मदद कर देगी। अखिल कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रज्ञा ने पीछे से आवाज लगाई, क्या है इसमें? अखिल ने कहा, तुमने प्यार किया था पूरब से, वो भी निस्वार्थ, इसलिए कुछ भी मत सोचना, इसे पहन लेना। और हाँ, ये मेरा भी पसंदीदा रंग है, कहकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया और प्रज्ञा को निशब्द कर गया। प्रज्ञा ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें गुलाबी रंग की, बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी थी। उस साड़ी पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अखिल, आपका प्यार बहुत ही पवित्र है और मैं शायद इसके काबिल नहीं थी, पर आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुझ पर मेहरबानी की है। शुक्रिया है आपका। कुछ देर बाद प्रज्ञा को दीक्षा तैयार करके अपने साथ ले आई। अखिल की नज़र जब प्रज्ञा पर गई तो उसकी निगाहें प्रज्ञा को चूमने लगी। गुलाबी साड़ी में प्रज्ञा का रंग निखर गया। कमजोर थी पर फिर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों का जूड़ा जिसको गजरे से सजाया गया था, गले में मंगलसूत्र, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां, मांग में लाल सिंदूर की भरी रेखा, पैरों में पायल और बिछिया, 16 श्रृंगार करके प्रज्ञा के चेहरे की आभा भी गुलाबी हो गई। प्रज्ञा की नज़र अखिल पर गई तो प्रज्ञा अखिल की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए खुद में ही सिमट गई और नज़रें झुकाकर शर्माने लगी। अश्मी, दीक्षा, वंदना, सब के सब आज गजब ढाह रही थी। अश्मी ने सी ग्रीन कलर का नीलैंत अनारकली पहना हुआ था, आंखों में काजल और खुले हुए बाल, जिसमें अश्मी बहुत सुंदर लग रही थी। वंदना ने ऑरेंज कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और साथ में मैचिंग ज्वेलरी। वंदना भी बहुत प्यारी लग रही थी। दीक्षा ने ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लड़के भी गजब ढहा रहे थे। पंकज, अखिल, मुकुल और मोहित, सब के सब होट लग रहे थे। कुछ देर बाद सबकी परफॉर्मेंस शुरू हुई। सबसे पहले वंदना और पंकज ने परफॉर्मेंस दी। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे से सटकर रोमांटिक डांस कर रहे थे। पंकज ने मौका पाकर वंदना के होठों पर किस कर दिया। वंदना शर्माने लगी और पंकज के गले से लिपट गई। करण जी और कोकिला जी, दिलीप जी और उर्मिला जी, दोनों कपल ने बहुत बढ़िया डांस किया। पंकज तो सीटी बजाने लगा। वाओ, क्या फाड़ू परफॉर्मेंस दी है, वाह। पंकज की बात सुनकर सब के सब हंसने लगे। फिर मुकुल और दीक्षा दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। डांस करते करते मुकुल भी दीक्षा के चेहरे पर आ गया और उसके कान पर अपने होठ रखकर कहा, आई लव यू जानिए। तो दीक्षा मुकुल को देखने लगी। मुकुल, बोलो, यू लव मी दीक्षा। दीक्षा एक टक मुकुल को देखने लगी। बोलो दीक्षा। दीक्षा ने स्टेज पर खड़े होकर अपने हाथ फैलाकर आई लव यू कहा तो सब हैरानी से दीक्षा को देखने लगे। मुकुल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दीक्षा सबके सामने मुकुल के गले से लिपट गई। मोहित और रश्मि अलग अलग खड़े थे। पंकज की नज़र दोनों पर टिकी हुई थी। पंकज को एक शरारत सूझी। पंकज लगभग कूदते हुए मोहित के पास गया। भाई, तू मेरी शादी अटेंड करने के लिए इंडिया आया है? मोहित पंकज को टेढ़ी आंखों से देखने लगा। कहना क्या चाह रहा है तू? सीधे सीधे बोल ना। पंकज ने दांत दिखाते हुए कहा,
तुझे आज डांस करना है। मोहित घूर कर उसे देखने लगा। मैं डांस वांस नहीं करूँगा, समझे? पंकज देख यार, मेरी शादी है और इंसान शादी एक बार ही करता है। मोहित ने अजीब सा मुंह बनाया। तो हर इंसान एक बार ही शादी करता है। पंकज झल्ला कर, तू जा रहा है डांस करने के लिए या नहीं? मोहित अबे ओए, क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तू? अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं तेरा दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं डांस करूंगा। पंकज खुशी से उछलने लगा। मोहित स्टेज की तरफ चला गया। कुछ देर बाद मोहित की परफॉर्मेंस शुरू हुई। तभी लाइट चली गई। मोहित को एक जानी पहचानी सी खुशबू अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। अचानक से एक स्पॉटलाइट मोहित पर पड़ी तो मोहित को अपने सामने अस्मी खड़ी नजर आई। मोहित अस्मी को देखकर जाने लगा तो अस्मी ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। तभी म्यूजिक भी बजना शुरू हो गया। मोहित वहां से फिर जाने लगा तो मोहित का पैर टेढ़ा हो गया, पर अस्मी ने मोहित को संभाल लिया। दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार नजर आ रहा था। सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस। अखिल अखिल को डांस करता देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। प्रज्ञा आंखें फाड़कर अखिल को डांस करते हुए देख रही थी। अखिल डांस करते करते प्रज्ञा के पास आया और उसे उसकी जगह से उठाकर अपने करीब कर लिया। अखिल ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ प्रज्ञा की कमर पर लपेट दिया और दूसरे हाथ में प्रज्ञा का हाथ पकड़ लिया। अखिल प्रज्ञा को अपने साथ स्टेज पर ले जाकर धीरे धीरे डांस करने लगा। प्रज्ञा सरमोहाया की वजह से अपनी पलकें नहीं उठा पा रही थी। प्रज्ञा बहुत कमजोर थी, इसलिए सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अखिल ने प्रज्ञा को बहुत हिफाजत से अपने दोनों बाहों के घेरे में लेकर खुद से सटाकर बहुत ही पेशनेटली डांस करने लगा। प्रज्ञा अखिल की करीबी से एक कली की तरह खिल गई। प्रज्ञा ने अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ अखिल के सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अखिल का धड़कता दिल प्रज्ञा के दिल को चूमने की कोशिश कर रहा था। दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर सब खुश हो गए। पंकज तो हुटिंग करने लगा। कुछ देर बाद प्रज्ञा थक गई थी, इसलिए अखिल ने प्रज्ञा को अपनी गोद में उठाया तो प्रज्ञा ने भी अपनी बाहों का हार अखिल के गले में पहना दिया। अखिल ने प्रज्ञा को उर्मिला जी के पास छोड़ दिया। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम छिपा है, मेरा ख्वाब छुपा है। सब बहुत खुश थे आज। मोहित अखिल के पास आकर खड़ा हो गया। वहां अस्मी, प्रज्ञा, वंदना, दीक्षा, पंकज और मुकुल सब मौजूद थे। मोहित अखिल, तुम तो ऐसे नहीं थे। सब मोहित की तरफ देखने लगे तो दीक्षा ने कहा, भाइयों, अखिल भाई कैसे नहीं थे? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एकांतवासी, लड़कियों से दूर भागने वाला आज इतना रोमांटिक कैसे हो गया? पंकज ने मोहित के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे कहा, प्यार भाई प्यार, बिट्टू के बदलने का राज है हमारी प्रज्ञा भाभी जी। मोहित ओ, तो ये बात है। मैं अखिल की शादी में नहीं आ पाया क्योंकि तब मेरे एग्जाम थे। फिर माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। मोहित ये बात करते हुए भावुक हो गया तो पंकज ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। यार हम सब हैं ना तेरे साथ, तू खुद को अकेला मत समझ। अखिल भी पंकज के पास आकर खड़ा हो गया और उसकी नम आंखों को पोंछने लगा। अब तू हमारे साथ इंडिया में रहेगा, समझे? मोहित पंकज और अखिल की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ यहाँ। दीक्षा चहकते हुए बोली, भाइयों, आप भी शादी कर लीजिए, फिर मेरे पास 3 भाभियां हो जाएंगी। शादी की बात सुनकर अस्मी मोहित की तरफ देखने लगी तो मोहित की निगाहें अस्मी से भिड़ गई। अस्मी को देखते हुए मोहित ने कहा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। पर क्यों? दीक्षा ने अचंभित होते हुए कहा। मोहित ने अपनी नजरें अस्मी पर गड़ाते हुए कहा, कमबख्त, दिल को 1000 बार समझाया,
मत लगाना दिल किसी अजनबी से, पर ये समझा ना मेरी बात को, और इश्क कर बैठा एक अजनबी की धड़कनों से। वो अजनबी मेरे दिल में छिपे जज्बातों को न समझ सका। इश्क के जज्बात को दिलगी का नाम देकर दिल को मेरे ठोकर मार कर आगे बढ़ गया। मोहित की बात सुनकर सब चुप हो गए और अस्मी वहां से चली गई और एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कहकर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी ने अस्मी के कंधे पर हाथ रखा तो अस्मी ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी तो पीछे प्रज्ञा खड़ी थी। अस्मी एकदम से प्रज्ञा से लिपट कर रोने लगी। प्रज्ञा अस्मी के बाल सहलाती रही जब तक वो चुप नहीं हुई। कुछ देर बाद प्रज्ञा जहाँ पानी पी रही थी वहाँ पर लोग नहीं थे, वो अकेली थी। अचानक से लाइट चली गई। तभी प्रज्ञा अखिल का नाम लेकर जोर से चीखी, अखिल। प्रज्ञा के चीखने की आवाज़ सुनकर सब उस तरफ दौड़े जहाँ प्रज्ञा खड़ी थी। प्रज्ञा बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। अखिल ने देखा तो जोर से चीखा, प्रज्ञा कहकर प्रज्ञा को अपनी बाहों में उठाकर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पंकज ने रिसोर्ट के मैनेजर को फोन करके डॉक्टर को भेजने के लिए कहा। सब कमरे में प्रज्ञा को घेर कर खड़े हो गए। अखिल ने प्रज्ञा का सिर अपनी गोद में रख लिया। अखिल की नज़र प्रज्ञा की कलाई पर गई जिस पर उंगलियां छपी हुई थी। अखिल का खून खोल गया उन उंगलियों के निशानों को देखकर। कुछ देर बाद रिसोर्ट का मैनेजर अपने साथ डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने प्रज्ञा का चेकअप किया। अखिल व्याकुलता से, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी वाइफ को? डॉक्टर, आपकी वाइफ का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हैं, शायद इसीलिए बेहोश हो गई हैं। और एक बात, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ से डर रही हैं। इनकी बॉडी शिवरिंग कर रही है। इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। इनके साथ किसी न किसी को रहना पड़ेगा। इन्हें अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। ये खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अखिल, डॉक्टर, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। डॉक्टर, मैं दवाई लिख देता हूँ, आप ये दवाइयाँ मंगवा कर इन्हें खिला दीजिए। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। मोहित, भाभी को इस वक्त केयर की ज़रूरत है और ये वही लोग होंगे जिन्होंने भाभी के साथ अन्याय किया है। अस्मी, मुझे लगता है वो ही लड़के जिन्हें इन्होंने इसके आगे अस्मी कुछ नहीं बोली। अखिल, अखिल ने गुस्से से अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेरे, फिर जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। अखिल बेहद गुस्से में था और गुस्से से बौखलाया हुआ कमरे से बाहर जाने लगा तो अखिल और पंकज ने उसे पकड़ लिया। मोहित, कहाँ जा रहे हो? अखिल गुस्से से, उन लोगों को ढूंढने जिन्होंने प्रज्ञा को तकलीफ पहुंचाई है। पंकज भी गुस्से से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर, कैसे ढूंढोगे उन्हें और कहाँ ढूंढोगे? अखिल, पता नहीं, पर उन्हें ढूंढकर उनके किए की सजा मैं खुद अपने हाथों से देना चाहता हूँ। करण जी ने अखिल का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाया। अखिल, कोई भी काम गुस्से में नहीं करना चाहिए, बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। अखिल ने अपने बालों को पकड़ लिया। करण जी ने अखिल के सिर पर अपना हाथ रख दिया। तुम इस तरह निराश मत हो अखिल, वो जो कोई भी है वो इस रिसोर्ट में ही मौजूद है। हम सबको धैर्य से काम लेना होगा। पंकज ने तभी रिसोर्ट के मैनेजर को फ़ोन करके उसे अपने पास आने के लिए कहा। कुछ देर बाद मैनेजर वहां आ गया। मैनेजर साहब, ये पूरा रिसोर्ट हमने बुक किया है, फिर यहाँ कोई अनजान आदमी घुसकर मेरी भाभी पर अटैक करता है, वो भी आपकी सिक्योरिटी में सेंध लगाकर। आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? मैनेजर, सर, आई एम रियली सॉरी कि हमारे रिसोर्ट में ऐसा हुआ, पर सर ये पूरा रिसोर्ट आपने बुक किया है और यहाँ सिर्फ आपके ही परिवार के लोग मौजूद हैं। मोहित थोड़ा गुस्सा करते हुए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम में से ही किसी ने भाभी के साथ ऐसी नीच हरकत की है? मैनेजर, सर,
मैं बस संभावना की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कोई और भेष बदल कर रिसोर्ट में मौजूद हो। अस्मी, ये भी तो हो सकता है कि आपका ही स्टाफ में वो लोग भेष बदल कर रिसोर्ट में घुस गए हों। वंदना, मैनेजर साहब, अभी अपने पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाइए। हमारे सामने हम खुद देखेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। अखिल गुस्से से, जल्दी पूरे स्टाफ को यहाँ बुलाइए, वरना मैं अपने तरीके से पता करने लगा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अखिल के हाव भाव देखकर मैनेजर थोड़ा सहम सा गया। कोकिला जी गुस्से से, मैनेजर साहब, आप पुलिस को भी बुलाइए, वो अपने तरीके से पूरा सच पता लगाएगी। मेरी बहू के साथ ऐसी ओछी हरकत करने की जिसने भी कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सब ने कोकिला जी की बात का समर्थन किया। मैनेजर, आप चिंता मत करिए, मैं अभी सबको यहाँ बुलाता हूँ। आप शांत रहिए प्लीज़। कुछ देर में पूरा स्टाफ सबके सामने लाइन में खड़ा हो गया। पुलिस भी वहीं मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों ने सख्ती से सबसे पूछताछ की, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी स्टाफ में से ही एक लड़के ने कहा, सर, हम सब कुल मिलाकर 35 जन थे, जो कैटरिंग और बाकी सब काम देख रहे थे, पर उनमें 3 लड़के थे जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। सब जन उस लड़के की बात सुनकर चौंक गए। अखिल, तुमने उन लड़कों को देखा है? उनका हुलिया बाकी सब हमें बता सकते हो? लड़का, सर, मैंने देखा है उनका हुलिया, मैं बता सकता हूँ। इंस्पेक्टर, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो स्केच तैयार करके हमें देगा और हम शिमला के हर पुलिस स्टेशन में भेज देंगे ताकि वो लोग शिमला से बाहर ना जा पाए। मोहित, आपको स्केच आर्टिस्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अस्मी स्केच आर्टिस्ट है, वो स्केच बनाएगी। मोहित अस्मी की तरफ देखने लगा। अस्मी ने मोहित को देखा, फिर स्टाफ में से एक लड़के को पेपर पेंसिल लाने के लिए कहा। कुछ देर में लड़का पेपर पेंसिल लेकर आ गया और उस लड़के ने जैसे जैसे हुलिया बताया, अस्मी ने स्केच तैयार कर दिया। वो स्केच सबने देखा तो स्टाफ के मैनेजर ने कहा, ये लड़के? इंस्पेक्टर, आप जानते हैं इन्हें? मैनेजर, सर, ये लड़के तो अपना हिसाब करके 1 घंटे पहले यहाँ से निकल गए हैं। मोहित गुस्से से, ये बात अब आप हमें बता रहे हैं? अखिल, क्या? वो तो अब तक शिमला से बाहर भी चले गए होंगे। इंस्पेक्टर, डोंट वरी, वो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा पाएंगे। इंस्पेक्टर ने वायरलेस के थ्रू शिमला के सभी पुलिस स्टेशंस में ये बात बता दी। हमें उनका पीछा करना होगा, वो सब अभी दूर नहीं निकले होंगे। मोहित, पंकज, अखिल, दिलीप और करण जी ने सबने कहा, हम भी आपके साथ चलते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, आप सब निश्चिंत रहिए, वो लोग हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा पाएंगे। आप सबको साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है। अखिल, पर मैं आपके साथ चलूँगा। मोहित, पंकज भी अखिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और पंकज, मोहित और अखिल सब चले गए। प्रज्ञा सो रही थी, इसलिए बाकी सब प्रज्ञा के कमरे के बाहर आ गए। कुछ देर बाद प्रज्ञा की कमरे की पिछली खिड़की को खोलकर 3 नकाबपोश कमरे में घुस गए। प्रज्ञा सो रही है। उनमें से एक लड़का प्रज्ञा के पास बेड पर आकर बैठ गया। वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। प्रज्ञा को देखकर कहने लगा, तुम में जाने क्या बात है कि तुम्हारे पास फिर से लौट आया, जबकि मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया। उस दिन मैं नशे में चूर था तो तुम्हारी खूबसूरती को देख नहीं पाया, पर जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुमसे मिलने की तमन्ना दिल में फिर से जाग गई। प्यार हो गया है तुमसे और अब तुम सिर्फ मेरी होगी। तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तभी दूसरे नकाबपोश ने कहा, रोकी, पागल हो गया है? इसे यहाँ से लेकर जाएगा तो हम फंस जाएंगे, ये शादीशुदा है। रोकी गुस्से से उस नकाबपोश को देखने लगा। चुप, एकदम चुप। ये सिर्फ मेरी है, मेरी जैक। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा।
रॉकी प्रज्ञा को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तीसरे नकाबपोश ने रॉकी का हाथ पकड़ लिया। रॉकी, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। उस दिन हम तीनों ने इसके साथ रात बिताई है। ये तेरे काबिल नहीं है। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। तुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी। इसके चक्कर में हम सब जेल की हवा खाएंगे। रॉकी उस नकाबपोश को धक्का दे देता है। बकवास बंद कर राज, ये सिर्फ मेरी है। तुझे डर है तो तू जा यहाँ से, पर मैं इसे लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तीनों की आवाज़ सुनकर प्रज्ञा की आंखें खुल गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उन तीनों को देखकर प्रज्ञा डर के मारे चीखने लगी, तो तीनों की नज़र प्रज्ञा पर पड़ गई। प्रज्ञा चिल्लाने लगी तो रॉकी ने प्रज्ञा के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। प्रज्ञा बुरी तरह से छटपटाने लगी। प्रज्ञा रॉकी की छुअन को पहचान गई। प्रज्ञा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो डर के मारे कांपने लगी। प्रज्ञा अपने हाथ पैर मारने लगी तो राज और जैक ने प्रज्ञा के हाथ पैर पकड़ लिए। रॉकी प्रज्ञा के ऊपर झुका तो प्रज्ञा की आंखों के सामने उस काली रात की स्मृतियां घूमने लगी। फिर से पुराने जख्म ताजा हो गए। प्रज्ञा के दिलो दिमाग पर फिर से उन सब बातों का असर होने लगा। प्रज्ञा चीखना चाहती थी, पर रॉकी ने प्रज्ञा के मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया था। प्रज्ञा का दिल घबराने लगा। प्रज्ञा बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगी। प्रज्ञा के बेड के पैरों की तरफ एक टेबल रखी थी, जिस पर पानी का जग और फल की टोकरी रखी हुई थी। प्रज्ञा ने अपना एक पैर जोर से टेबल पर मारा तो टेबल पर रखी सारी चीजें नीचे गिर गई। नीचे गिरने की आवाज़ कमरे के बाहर सबको सुनाई दी, तो सब प्रज्ञा के कमरे की तरफ भागे आए। राज, रॉकी, आज हम मारे जाएंगे। ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। रॉकी दांत पीसते हुए, जैक दरवाजा अंदर से बंद कर। यहाँ जिस काम से आए हैं वो काम किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जैक ने जाकर जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। राज गुस्से से, तेरी वजह से हम सब सलाखों के पीछे जाएंगे। रॉकी बुरी नीयत से प्रज्ञा के ऊपर झुकने लगा, तो प्रज्ञा ने रॉकी के हाथ को अपने दांतों से जोर से काट लिया और जोर से अखिल का नाम लेकर चीखी। अखिल! बाहर से सब दरवाजा पीटने लगे। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। दिलीप जी, करण जी, उर्मिला जी, कोकिला जी, अस्मी, वंदना, मुकुल और उसके माता पिता, अस्मी के माता पिता, सब दरवाजे को पीटने लगे। मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए सिक्योरिटी को प्रज्ञा के कमरे के बाहर से घेरने के लिए कहा और तुरंत ही पुलिस को सारी बात बता दी। ये बात इंस्पेक्टर ने अखिल को बताई तो अखिल, मोहित और पंकज की नसें गुस्से से तन गई। मैनेजर ने अपने आदमियों को दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा। राज और जैक तो वहाँ से भागने के लिए कमरे की खिड़की से बाहर निकलने लगे, तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। रॉकी अब भी प्रज्ञा के ऊपर झुका हुआ था। तभी अखिल, पंकज और मोहित रिसोर्ट पहुंच गए। अखिल तेज कदमों से कमरे की तरफ भागा। सिक्योरिटी गार्ड ने और सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। रॉकी प्रज्ञा के ऊपर झुका हुआ था और प्रज्ञा के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। अखिल का खून खोल उठा और अखिल ने रॉकी को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया और पीछे दीवार पर फेंक दिया। अखिल की ये हरकत देखकर सब स्तब्ध हो गए। अखिल गुस्से से रॉकी की तरफ गया और उस पर पंचेस की बरसात शुरू कर दी। अखिल ने रॉकी को मार मार कर अधमरा कर दिया। करण जी और दिलीप जी ने उसे अखिल के हाथों से छुड़वाया। रॉकी अभी भी प्रज्ञा को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अखिल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। अखिल दोबारा रॉकी को पकड़ता उससे पहले मोहित, पंकज ने अखिल को पकड़ लिया। पंकज, इंस्पेक्टर, आप इन सबको यहाँ से ले जाइए। हम सुबह आएंगे। आप इनकी खातिरदारी अच्छे से करिएगा। मुकुल के पापा, इंस्पेक्टर, मैं इन लड़कों को जानता हूँ। इसके पापा जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही नेक इंसान है, पर उनकी औलाद बेहद निकम्मी। बहुत अफसोस हो रहा है
कि एक देवता के यहाँ एक राक्षस पैदा हो गया जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता है। इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी औरत की इज्जत पर हाथ डालने से पहले एक बार नहीं, हज़ार बार सोचे। करण जी और दिलीप जी, उन्होंने हमारी बेटी को तकलीफ़ पहुँचाई है, इन्हें भी उसी दर्द से गुज़रना होगा, कहकर दिलीप जी ने गुस्से से रॉकी के चेहरे पर एक ज़ोरदार चाँटा जड़ दिया। चाँटा इतनी ज़ोर का पड़ा कि रॉकी के मुँह से खून का फुवारा निकल गया और राज और जैक का भी यही हाल किया। पुलिस तीनों को पकड़ कर ले गई। इस सब बवाल में रात के 3 बज गए। करण जी, पंकज की शादी का मुहूर्त शाम का है, इसलिए सब आराम करिए। कुछ देर में सुबह हो जाएगी, इसलिए सब जल्दी से सो जाइए। करण जी ने लेडीज़ को भी आराम करने के लिए कहा और अखिल को प्रज्ञा की देखभाल करने के लिए उसके पास छोड़ दिया। करण जी की कही बात का स्मरण करते हुए सब वहाँ से चले गए। जाते-जाते मोहित और पंकज ने अखिल के कंधे पर हाथ रख दिया, तो अखिल ने पलकें झपका दी। सबके जाने के बाद अखिल ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। प्रज्ञा बेड पर सो रही थी, गठरी बनकर। अखिल प्रज्ञा के पास आकर बेड पर उसके साथ लेट गया। प्रज्ञा को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने सीने से लगा लिया। सोती हुई प्रज्ञा को अखिल अपने पास महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल दी। अखिल को अपने पास देखकर प्रज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। अखिल ने प्रज्ञा के आंसुओं से भरे चेहरे को अनगिनत बार चूम लिया। प्रज्ञा अखिल के बहुत ही करीब आ गई और अखिल के चौड़े सीने में खुद को छुपा लिया। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे छोड़ते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।